बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तोकीर्स आईसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपको MS वर्ड के लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ भी आ रहे होंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे पैराग्राफ ग्रुप में किस तरह से बुलेट्स और नंबरिंग को अप्लाई किया जाता है और उसके मेथड्स क्या होते हैं। हमने उसको बड़ा डिटेल फॉर्म में डिस्कस किया और आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि बुलेट्स एंड नंबरिंग को किस तरह से ऑफ़ किया जाता है। अगर हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको किस तरह से बंद करेंगे और साथ में हम इसके अदर जो कमांड्स हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माय लेक्चर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिसीव होते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन। नाउ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर की जो पहला जो स्टेप है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो ये है कि बुलेट्स को किस तरह से ऑफ़ किया जाता है। अगर हमें बुलेट्स हमने अप्लाई कर ली हैं लेकिन अब हमें वो बुलेट्स नहीं चाहिए तो हम जितनी लाइंस पर हमें बुलेट नहीं चाहिए हम उतनी लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट कर लेने के बाद हम आ जाएंगे होम मेन्यू पैराग्राफ बुलेट्स में जहाँ पर हमने बुलेट्स अप्लाई किए थे और वहीं से हम क्या करेंगे ये मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ कि आप इसको क्या करेंगे कि यहीं से अगर आप डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स अगर आप यहीं से बाहर से भी इसको क्लिक कर देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि बुलेट्स हमारे ख़त्म हो गए। और दूसरा तरीका क्या होता है कि आप इस स्मॉल इंजर्शन आइकन के ऊपर क्लिक कर देते हैं और यहाँ से भी आप नन करके बुलेट्स को ऑफ कर सकते हैं। सिमिलर जो नंबरिंग है नंबरिंग्स को भी रिमूव करने का तरीका कुछ ऐसा ही है कि जब आपने नंबरिंग्स को रिमूव करना है तो आप इस तरह से जहाँ पर आपने नंबरिंग अप्लाई किया आप उसको सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से नन कर देंगे तो नंबरिंग्स जो हैं वो भी रिमूव हो जाएंगी। जी तो आज स्टार्ट करते हैं हम आज का न्यू कंटेंट विच इज़ अबाउट द मल्टी लिस्ट वैल्यू। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम बुलेट्स लगा रहे हैं कि जिसमें सबसे ऊपर मेन हेडिंग आती है फिर सब हेडिंग आ जाती है एंड देन मोर सब हेडिंग्स आ जाती हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में हम बुलेट्स को किस तरह से अप्लाई करें। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टी लिस्ट बुलेट्स को। और ये जो मल्टी लिस्ट बुलेट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी भी लाइब्रेरी आ रही है जिसके अंदर करंट लिस्ट के अंदर ये लिस्ट आपको शो हो रही है जो यूज़ की गई है और इसकी जो लिस्ट लाइब्रेरी है आप देख सकते हैं कि उसके अंदर बुलेट्स की तरह स्टाइल्स आ रहे हैं कि आप इसके अंदर कौन सा स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। और ना सिर्फ न्यूमेरिकल स्टाइल्स आ रहे हैं, आप यहाँ पर देखें ये न्यूमेरिकल स्टाइल है, ये न्यूमेरिकल स्टाइल है विद अल्फ़ाबेटिक, जबकि यहाँ देखें तो सिंपल बुलेट्स भी मौजूद हैं। यानी आपको ये पता चला कि मल्टी लिस्ट वैल्यू के अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं अप्लाई कर सकते मल्टी लिस्ट बल्कि हम सिंपल बुलेट्स फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं। चले मैं तो इसको अप्लाई करूँगी इन न्यूमेरिकल देन अल्फ़ाबेटिक एंड देन रोमन स्टाइल के अंदर। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैंने सबसे पहले हम क्या देंगे मेन हेडिंग। तो यहाँ पर हमने मेन हेडिंग दे दी कि ये क्या है, ये ऐसे है। और अब देखें कि जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया है व्यूअर्स तो यहाँ पर तो 2 नहीं आना चाहिए था। तो इसको मल्टी लिस्ट बनाने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने इंडेंट इंक्रीज इंडेंट किया। अब जैसे ही मैंने इंक्रीज इंडेंट किया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बुलेट का जो स्टाइल है वो चेंज हो चुका है, ये मल्टी लिस्ट में आ गया है। अब मैंने क्या किया कि ऐसे है, कौन सा ऐसे है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा कि ये ऐसे है माय हॉबी और ये ऐसे जो है मल्टी लिस्ट में इसको लाकर मैंने दोबारा से मैंने इसे कहा कि ये जो माय हॉबी है ये 100 वर्ड्स पर भी मुश्तमिल है, 100 वर्ड्स का ऐसे भी है और 150 वर्ड्स और 250 वर्ड्स भी आप कह सकते हैं। तो ये 250 वर्ड्स पर मुश्तमिल ऐसे जो है वो भी है। और इस ऐसे का जो 100 वर्ड्स पर मुश्तमिल है इसका पेज नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 15 और 250 वाला जो है उसका पेज नंबर है फॉर एग्ज़ाम्पल 16। तो यहाँ पर हम साथ में चलें मेंशन भी कर देते हैं पेज नंबर 15 एंड पेज नंबर 16। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये हमारी मेन हेडिंग है, ये हमारी सब हेडिंग है
और ये हमारी मोर सब हेडिंग है, और हमारी बुलेट की जो लिस्ट लगी हुई है वो मल्टी वैल्यू लिस्ट जो है वो लग चुकी है। चलिए वंस अगेन इसको रिपीट करते हैं। हमने इसको सपोज दिस स्टाइल, ये मैंने स्टाइल ले लिया इसका, और यहाँ पर मैंने लिखा चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1, और 1.1 में फिर आपकी एक्सरसाइज है 1.1.1 सपोज। ठीक है, अब आप देखें तो आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ये मल्टी लिस्ट है ही नहीं, जबकि हम सेलेक्ट मल्टी लिस्ट को कर रहे हैं, और मल्टी लिस्ट हमने इसे कहा था कि इसको मल्टी लिस्ट बनाओ, लेकिन फिर भी ये हमें मल्टी लिस्ट फॉर्म में शो नहीं कर रहा। तो मल्टी लिस्ट में लाने के लिए हमें व्यूअर्स करना क्या पड़ता है, हमें इसके इंडेंट्स को इंक्रीज करना पड़ता है। अब ये देखें मैंने इसका इंडेंट इंक्रीज किया, देन अगेन मैंने इसका इंडेंट इंक्रीज कर दिया 2 टाइम्स क्लिक करके। तो अब आप देख सकते हैं 1.1 एक्सरसाइज और 1.1.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि इसके बुलेट्स जो लिस्ट है हमारी, उसको हम मल्टी बुलेट लिस्ट जो है वो बना सकते हैं। और अगर आप दोबारा यहाँ पर देखें कि मैं आपके सामने फर्दर कुछ और एग्जांपल्स शेयर कर देती हूँ कि अगर आप इसको बुलेट्स की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको बुलेट्स की फॉर्म में भी बना सकते हैं। अब ये देखें कि मैंने यहाँ पर बुलेट का एक स्टाइल ले लिया, बुलेट का स्टाइल लेने के बाद यहाँ पर खड़े होकर सेकंड जो हमारी जो स्टेप है जिसको हम सब हेडिंग, ये हमारी मेन हेडिंग आ गई और ये हमारी सब हेडिंग है। तो मैंने यहाँ पर खड़े होकर, या तो आप कीबोर्ड के ऊपर से टैब का बटन प्रेस कर दें, ये देखिए मैंने टैब का बटन प्रेस किया तो हमारा जो बुलेट है उसका जो स्टाइल है, जो लुक है, वो आप देख रहे हैं कि चेंज हो चुकी है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ से इंडेंट, हमारे पास पैराग्राफ ग्रुप में 2 कमांड्स मौजूद हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट करने से राइटिंग हमारी आगे की जानिब जाती है, जबकि डिक्रीज इंडेंट करने से राइटिंग पीछे की जानिब आती है। तो आप अभी मैं आपको इसका सेपरेटली यूज़ भी बता देती हूँ। तो अब ये देखें कि मैंने 1 टाइम इंडेंट इंक्रीज़ किया तो इसकी लुक चेंज हो गई, और देन मैंने फर्दर मेरी मोर जो सब हेडिंग्स थी, मैंने जब दोबारा से इंडेंट को चेंज किया तो इसकी हेडिंग्स हमारी के साथ आप बुलेट्स देख सकते हैं कि वो चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह से हमने मल्टी लिस्ट बुलेट जो लिस्ट है उसको क्रिएट कर लिया। वंस अगेन अब यहाँ पर मैं नंबरिंग की फॉर्म में इसको अप्लाई करूँगी। आप ये देखें कि मैंने 1 2 3 नंबरिंग अप्लाई की और यहाँ पे खड़े होकर मैंने टैब का बटन प्रेस किया, बुलेट लिस्ट चेंज हो गई, देन अगेन 1 टाइम टैब एंड सेकंड टाइम टैब। तो इस तरह से हमारी मल्टी लिस्ट बुलेट जो है वो तैयार हो चुकी है। तो ये तरीका है जी आपका मल्टी लिस्ट बनाने का। नाउ कम्स टूवर्ड द इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। अगर हम यहाँ पर कुछ भी राइट डाउन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा पैराग्राफ ग्रुप ऑफ MS वर्ड, और इसी को मैंने कर लिया है कॉपी और पेस्ट। नाउ यू कैन सी कि जब मैं 1 टाइम इंक्रीज इंडेंट करती हूँ तो मेरी राइटिंग आगे की जानिब जा रही है, और अगर आप इंडेंट इंक्रीज कर चुके हैं और अब आपको राइटिंग पीछे की जानिब लेकर आनी है तो आप डिक्रीज इंडेंट करेंगे तो राइटिंग हमारी पीछे की जानिब आ जाएगी। ये जो इंडेंट्स का इस्तेमाल है ये ज़्यादातर हमें पोएम राइटिंग के अंदर नज़र आता है कि जब आप कोई पोएम राइट डाउन कर रहे हैं तो उसमें फर्स्ट 2 लाइन्स या 3 लाइन्स या 4 लाइन्स, जितना आपकी लाइन्स का स्टैंजा है, एक स्टैंजा जो है वो पीछे की जानिब आ रहा है तो दूसरे स्टैंजा को थोड़ा सा आगे की जानिब शो करने के लिए हम इंडेंट्स का सहारा लेते हैं। जी व्यूअर्स, आई होप कि आपको ये कमांड समझ आ गई होगी, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। आप इसको स्टैंजाज ही कंसीडर कर लें। अब आप देख सकते हैं कि 3 लाइन्स का मेरा एक स्टैंजा है और 3 लाइन्स का मेरा सेकंड स्टैंजा है, और इन स्टैंजाज को मैं चाहती हूँ कि जो नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं ये थोड़ी सी से आगे आएँ, तो मैंने इंक्रीज इंडेंट किया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पर ये जो शो हो रहा है ये हमारा इंडेंट है, ये फर्स्ट इंडेंट है। अगेन आप इसको जंप करेंगे तो 0.5, यानी 0.5 के जो रेशो है इस हिसाब से ये 0.5 यहाँ से आपका जो स्केल है ये देखें कि 0.5, देन फिर फर्दर ये आ गया 1 पर, और अब आप देखें कि 1.5 और 2
और देन 2.5 एंड 3, इस तरह से ये आगे वर्क करता चला जाता है और डिक्रीज इन इट करने से हमारी राइटिंग जो है वो 0.5 पीछे की जानिब आ जाती है जी। नाउ कम्स टूवर्ड द सॉर्ट कमांड। सॉर्ट नेक्स्ट हमारी कमांड है सॉर्ट। सॉर्ट कहते हैं तरतीब देना। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है अल्फाबेटाइज द सिलेक्टेड टेक्स्ट और सॉर्ट न्यूमेरिकल डाटा। तो जब आपने यानी कि ये आपकी सॉर्ट कमांड जो है ये अल्फ़ाबेटिकल डाटा के ऊपर भी अप्लाई होती है और न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर भी अप्लाई होती है। अल्फ़ाबेटिक की एग्जांपल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं। यहाँ पर देखें कि मैंने फॉर एग्जांपल लिखा, कुछ नेम्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं, अली, साइम, रज़ा, फ़िज़ा। यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स ले लिए, जबकि आप देख रहे हैं कि इसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। ए के बाद बी को आना चाहिए था। चले हम एक और वर्ड यहाँ पर ले लेते हैं, एक और नाम ले लेते हैं, बिलाल। अब यहाँ पर देखें कि ए के बाद बी आना चाहिए था, तो मैं इसका ऑर्डर मेंटेन करवाने के लिए अपने इस डाटा को सेलेक्ट कर लेती हूँ और फिर मैंने सॉर्ट कमांड के ऊपर क्लिक कर दिया। आफ्टर दैट अब यहाँ पर देखें वो मुझे पूछ रहा है कि ये जो पैराग्राफ आपने सिलेक्ट किया है कि आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। मैंने कहा जी, और इसकी टाइप क्या है, यानी ये मेरा न्यूमेरिकल डाटा नहीं है, ये मेरा टेक्स्ट डाटा है, इस वजह से इसकी टाइप क्या आ रही है, टेक्स्ट आ रही है। और फिर वो कहता है कि आप इसको किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं। सॉर्ट चूँकि अरेंजमेंट है, असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करना चाहते हैं यानी छोटे से बड़े की जानिब, या फिर आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं, बड़े से छोटे की जानिब। अब यहाँ पर चूँकि टेक्स्ट डाटा है, न्यूमेरिकल डाटा तो है नहीं, तो असेंडिंग से मुराद A to Z और डिसेंडिंग से मुराद Z to A आएगा। तो मैं इसे कहती हूँ कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। मैंने ओके किया तो अब आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्स्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है। और अगर हम इसे कहते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो हमने डिसेंडिंग पे क्लिक किया और देन ओके कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है। तो ये वर्क है जी सॉर्ट कमांड का। टेक्स्ट के ऊपर अभी हमने इसको अप्लाई किया और अभी हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 एंड 4। अगर मैं अब ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि मैंने लिखा ही इसको असेंडिंग फॉर्म में है, तो हम इसके ऊपर अब आप देखें तो यहाँ पर इसकी टाइप जो है वो नंबर हो गई है, ठीक है। और देन हमने इसको डिसेंडिंग में क्लिक किया और ओके कर दिया, तो अभी इसका ऑर्डर जो है वो डिसेंडिंग फॉर्म में चेंज हो गया है जी। नेक्स्ट हमारी कमांड जो है वो है अबाउट द पैराग्राफ मार्क। ये वो कमांड है जिसमें हमें ये पता चलता है कि हमने एंटर कहाँ पर प्रेस कर रखा है। जब आप पैराग्राफ मार्क्स को ऑन करते हैं व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारी डॉक्यूमेंट की लुक ही थोड़ी चेंज हो गई है। यहाँ पर लाइन स्टार्ट हो रही है, एंटर बटन प्रेस किया गया है। ये जो एरो साइन आप देख रहे हैं ये टैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एरो साइन आप देख रहे हैं ये टैब को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे ये जो डॉट आ रहा है ये स्पेस बार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सारे हमारे पैराग्राफ मार्क्स होते हैं। यहाँ पर गौर करें आप, ये आपको डॉट नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी देखें आपको डॉट नज़र आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर ये डॉट नज़र आ रहा है ये एक्चुअली स्पेस बार है, यहाँ हमने स्पेस दी थी। और यहाँ पर देखें आप ये जो एरो साइंस हैं ये टैब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने जंप किया हुआ है, इतनी दफ़ा जंप किया हुआ है, और यहाँ पर हमारी लाइन एंड हो रही है और हमने एंटर को प्रेस किया है उसको शो करने के लिए ये भी। तो ये हमारे पैराग्राफ मार्क्स होते हैं। अगर आप इसको शो करके देखना चाहें कि हमने कहाँ पे कैसा एक्ट किया है, कौन सा वर्क किया हुआ है, तो आप इसको ऑन करके इस तरह से देख सकते हैं कि कहाँ टैब प्रेस है, कहाँ एंटर प्रेस है, कहाँ पर स्पेस आ रही है, कितनी स्पेस आ रही है, 1 टाइम स्पेस है, 2 टाइम स्पेस है, ठीक है। और एक और क्यूरी भी यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप अपनी एक न्यू डॉक्यूमेंट खोलते हैं और उसके ऊपर आप देखते हैं कि ये पहले से ही आ रहे हैं, तो देन आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं जी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है अबाउट द अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का ताल्लुक जो है वो राइटिंग की प्लेसमेंट के साथ है। हम अपनी जो राइटिंग होती है उसको अपनी डॉक्यूमेंट में 3 पोजीशंस पर सेट करवा सकते हैं। या तो हम अपनी राइटिंग को लेफ़्ट रखेंगे, या हम सेंटर रखेंगे, या हम राइट रखेंगे। अगर हम इंग्लिश में राइट डाउन कर रहे हैं या मैथ्स का कोई वर्क कर रहे हैं या साइंस और एसएसटी वगैरह से रिलेटेड कोई भी वर्क करें, चलें हम सिंपल इंग्लिश की बात करें क्योंकि वो सारा टेक्स्ट हमारा इंग्लिश में ही होगा, तो डेफिनेटली वो स्टार्ट कहाँ से होगा, लेफ़्ट साइड से होगा। तो हमारी राइटिंग की जो डायरेक्शन होगी वो लेफ़्ट टू राइट रहेगी। अब उसमें हमें ये देखना होगा कि अगर तो वो हमारी हेडिंग है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने
जो पैराग्राफ ग्रुप लिखा हुआ है ये सेंटर में आ रहा है, पेज के सेंटर में आ रहा है। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको सेंटर में लिखा था, मैंने इसे लिखा लेफ़्ट साइड पर ही था, और लिखने के बाद चूँकि ये मेरी हेडिंग थी तो मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट दे दी कि मेरा टेक्स्ट ये सेंटर में आ जाए और ये लाइका हेडिंग मेरी डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इंग्लिश वर्क कर रहे हैं तो हमेशा व्यूअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स हम उसको लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं, ये कॉमन मिस्टेक है कि वो क्या करते हैं कि वो जब कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, तो डॉक्यूमेंट के अंदर अब उनको पता है कि जी हमने कुछ सेंटर में लिखना है, तो वो अलाइनमेंट का इस्तेमाल नहीं करते, वो स्पेस बार का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं कि वो स्पेस बार को इस्तेमाल किया और स्पेस बार को लिख कर तो आप अपने टेक्स्ट को जो है वो सेंटर जो है वो ले आए। तो इट्स रॉन्ग, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से आपका जो वर्क है वो प्रॉपर एक्यूरेट नहीं आता। हमेशा आप लेफ़्ट साइड पर राइट डाउन करेंगे। लेफ़्ट साइड पर राइट डाउन करने के बाद जो राइटिंग की अलाइनमेंट आप सेट करना चाहते हैं आप उस राइटिंग को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अगर आप सेलेक्ट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप वहाँ पर क्लिक ज़रूर करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आप उसको सेंटर करेंगे तो वो आपकी राइटिंग सेंटर में आ जाएगी। अगर आप उसको राइट करेंगे तो राइटिंग आपकी राइट साइड पर आ जाएगी, और अगर आप लेफ़्ट कर देंगे तो राइटिंग आपकी लेफ़्ट साइड पर आ जाएगी। जी, अंडरस्टैंड हुआ आपको? यानी कि हमने जो भी राइटिंग लिखनी होती है पहले हम उसको इंग्लिश राइटिंग को लेफ़्ट साइड पर लिखेंगे और आफ्टर दैट हम अलाइनमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल+E, राइट साइड पर लाने के लिए कंट्रोल+R, लेफ़्ट साइड पर लाने के लिए कंट्रोल+L की शॉर्टकट की को यूज़ किया जाता है। जी, और जस्टिफिकेशन हमारी इस्तेमाल होती है यहाँ पर। चले मैं आपके सामने ओपन कर लेती हूँ लेटर ऑफ प्रमोशन जो हमने फ़ाइल क्रिएट की थी। जस्टिफिकेशन का ताल्लुक पैराग्राफ से होता है। अब आप देख सकते हैं कि ये लेटर जो मैंने टाइप किया था ना व्यूअर्स, इसमें आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पर भी डाटा हमारा प्रॉपर एक सीक्वेंस से आ रहा है और राइट साइड पर भी एक सीक्वेंस से हमें डाटा जो है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा पैराग्राफ है मैंने इसको जस्टिफाई किया हुआ है। अब देखें ये आपका ऑरेंज कलर भी इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फाइल हमारी जस्टिफाई, ये हमारा टेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये जस्टिफाई हुआ है। अगर मैं इसको अनजस्टिफाई कर देती हूँ, नाउ यू कैन सी द लुक ऑफ दिस पैराग्राफ कि यहाँ पर जो इसके एंडिंग एरियाज हैं उनके अंदर कुछ अजीब सा एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है जो कि आपका प्रोफेशनल नहीं होता है। अगर आप इसको प्रोफेशनल लुक में चेंज करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट को देखकर वाकई में ही लोग इंस्पायर हों और वो आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो एक बेहतरीन फॉर्मेटिंग में आ जाए, तो हमेशा जहाँ पर भी पैराग्राफ्स आ रहे होते हैं ना, मैं लाइंस की बात नहीं कर रही, मैं पैराग्राफ्स की बात कर रही हूँ, कि जब आप पैराग्राफ राइट डाउन करेंगे तो उस पैराग्राफ को जस्टिफाई ज़रूर किया जाता है और जस्टिफाई की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+J। जस्टिफाई करने से आपका इस तरह से पैराग्राफ जो है वो प्रॉपर फॉर्म में जो आपकी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर नज़र आएगा। यानी अगर आपने आंसर क्वेश्चंस लिखे हैं तो आपका जो आंसर है वो 3 और 4 लाइन्स पर तो होगा, या 2 लाइन्स पर भी है, या 2.5 लाइन पे भी है, तो आप उसको जस्टिफाई ज़रूर करें ताकि वो एक प्रॉपर अच्छी फॉर्मेटिंग में स्क्रीन पर नज़र आए। ओके, द नेक्स्ट कमांड इज़ अबाउट द लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें डिफरेंट तरह की स्पेसिंग्स नज़र आ रही हैं, जिसमें अभी हमारी स्पेस कितनी अप्लाई हुई है 1.5। आप चाहें तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको कम भी कर सकते हैं। जब आप कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं तो न्यू डॉक्यूमेंट के अंदर लाइन स्पेसिंग जो होती है वो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही होती है। जैसे अभी ये देखें, मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, मैं अगर एक लाइन लिखती हूँ, एंटर प्रेस करती हूँ, तो इसके अंदर ये देखें कि अपर और डाउन जो मेरी लाइन है उन दोनों के दरमियान आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे पास लाइन स्पेसिंग आ रही होती है वो 1.1.5 होती है। अब अगर आप इसको 1.0 कर देते हैं, ये नॉर्मल स्पेसिंग कहलाती है, तो आप देखते हैं कि फिर भी आपकी जो लाइंस हैं इनके दरमियान जो स्पेस है वो आ रहा है। तो इसको फर्दर एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस का इस्तेमाल करेंगे। लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में आकर हम देखते हैं कि जो हमारी स्पेस है वो लाइन में बिफोर कितनी आ रही है और आफ्टर कितनी आ रही है। अब आप ज़रा यहाँ पर देखें कि इस जो मैंने लाइन सेलेक्ट की हुई है इसकी जो बिफोर स्पेसिंग है वो 0 है, जबकि आफ्टर स्पेसिंग इसकी कितनी आ रही है 10 पॉइंट। तो आप इसको अगर रिड्यूस करते हैं, फॉर एग्जांपल 6 पॉइंट मैंने ओके किया, अब आप देख सकते हैं कि स्पेस कम हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ से 0 कर दूँ तो स्पेस मेरा लाइंस का बिल्कुल ही
ख़त्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम लाइन की स्पेसेस को बढ़ाना चाहते हैं, लाइन स्पेस ऑप्शन पर आकर आप इसकी बिफोर में भी लाइन स्पेस को बढ़ा दें, आफ्टर में भी आप जितना मर्जी चाहें बढ़ा सकते हैं, एंड देन ओके। तो इस तरह से आपकी लाइन की स्पेसिंग्स जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी कमांड को यूज़ करना चाहते हैं। और अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे देखें, रिमूव स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ, रिमूव स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ, आप अगर इन दोनों में से कोई सी ख़त्म भी करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से वो ख़त्म हो जाएगी, ये देख सकते हैं आप। और बाद वाली भी अगर आप ख़त्म करना चाहते हैं तो वो भी इस तरह से आप ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि जो रेशोज़ आ रही थी जैसे 1.5 या 2.0 या 2.5, अब मैं चाहती हूँ कि इसको 3.5 लाइन स्पेसिंग के साथ एडजस्ट करूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि लाइन स्पेसिंग मैंने मल्टी करके इसको ऑटोमेटिकली ये मल्टी हो जाएगा जैसे ही आप इसके अंदर रेशो टाइप करेंगे और देन आपने ओके किया। तो अब ये जो लाइन की स्पेस है ये मेरी अपनी डिफाइंड है, जो कि यहाँ पर नहीं आ रही थी, 3.0 तक आ रही थी, मैं इसको 3.5 पर लाना चाहती थी, तो मैंने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को यूज़ किया। अब आप गौर करें कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कमांड एक्टिव नहीं है, यानी ना तो हमने पैराग्राफ के शुरू में स्पेस दी है, ना हमने पैराग्राफ के एंड पे। हमने कौन सी स्पेस दी है? हमने लाइंस की स्पेस दी है, यानी कि हमारी जो लाइंस हैं उन लाइंस के अंदर टोटल कितना स्पेस आए। ये स्पेसिंग जो है वो बिफोर लाइन और आफ्टर लाइन की थी, और ये ओनली लाइंस की स्पेसिंग है जो भी हमने अप्लाई की है। और अगर आप इसको कम करना चाहें तो आप इस तरह से कम भी कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से इसको बढ़ा भी सकते हैं। जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट द फिल कलर। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट आपके जो कलर्स होते हैं वो आ रहे होते हैं, आप किसी भी कलर को इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आपने लाइन को सिलेक्ट किया, अब ये जो कलर है हमारा व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, ये हमारा अप्लाई होगा जहाँ तक हमारा मार्जिन आ रहा है, ठीक है, यानी कि सिर्फ ये टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं हो रहा, ये जहाँ तक हमारा मार्जिन आ रहा है हमारे मार्जिन तक ये कलर आपका अप्लाई होगा। अभी आप ये देखें कि मैं इसको पेज विड्थ में एडजस्ट करती हूँ, तो अब आप देख सकते हैं कि जितना मेरा मार्जिन आ रहा है, यहाँ पर आप ऊपर गौर करें, ज़रा रूलर के ऊपर गौर करें, यहाँ पे देखें आप, यहाँ से मार्जिन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो जहाँ तक मेरा मार्जिन आ रहा है वहाँ तक ये शेडिंग कलर जो है ये मेरा अप्लाई हुआ है। जी, अंडरस्टैंड? ओके। अगर हमने खाली टेक्स्ट पर इसको अप्लाई करना हो तो इसका तरीकाकार इंशाल्लाह हम लोग कमिंग लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे, लेक्चर नंबर 10 के अंदर इंशाल्लाह। ओके, अभी हम बात करते हैं बॉर्डर्स की। बॉर्डर्स हमारे पास मुख्तलिफ तरह के बॉर्डर्स मौजूद हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर, इनसाइड हॉरिजेंटली, इनसाइड वर्टिकली। तो ये सारे बॉर्डर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। जब भी हमने बॉर्डर अप्लाई करना है, इसके अंदर भी हमने व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है सिलेक्शन की, कि आप बॉर्डर कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो कंप्यूटर मशीन है ये एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर हमें इसको बताना पड़ता है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो अगर आपको खुद ही नहीं पता होगा कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, तो देन आप उस चीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। और इसको बताने के लिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं और आपको कैसे करना है, तो आपको प्रॉपर स्टेप्स जो हैं उसको फॉलो अप करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं जी बॉटम बॉर्डर को, तो मैंने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से कलर को रिमूव कर दिया है, और कलर को रिमूव करने के बाद मैं लाइन स्पेसिंग को जो है वो भी कम करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने 1.5 लाइन स्पेसिंग कर दी है। अब यहाँ पर देखें तो ये मैंने बॉटम बॉर्डर पे क्लिक किया तो ये बॉटम बॉर्डर अप्लाई हो गया, और ये जो मेरी नीचे वाली लाइंस हैं इस पर मैं आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करती हूँ, तो ये देखें आप यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई हो गया। और अगर मैं चाहती हूँ कि ऑल बॉर्डर अप्लाई करें तो यहाँ पर खड़े होकर मैंने ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया, तो ये देखें कि ये हमारी जो डॉक्यूमेंट है इसका जो लुक है वो ऑल बॉर्डर फॉर्म में चेंज हो चुका है। और यहाँ पर भी अब आप गौर करें कि बॉर्डर जो है हमारा, बॉर्डर भी वहाँ तक अप्लाई हो रहा है जहाँ तक हमारा मार्जिन है, बॉर्डर भी वहाँ तक अप्लाई हो रहा है जहाँ तक हमारा मार्जिन है। इन केस मैं इसको सेंटर कर देती हूँ, अब देखें मेरा टेक्स्ट सेंटर में आ गया, लेकिन बॉर्डर मेरा फिर भी वहाँ पर ही रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इंडेंट्स का इसके साथ इस्तेमाल करती हूँ तो अब आप ज़रा देखें कि इंडेंट के चेंज होने से बॉर्डर राइटिंग के साथ साथ ही आगे की तरफ जा रहा है और उसका साइज़ जो है वो रिड्यूस होता चला जा रहा है। यानी कि अगर आप अपनी राइटिंग का इंडेंट चेंज नहीं करते, अलाइनमेंट चेंज करते हैं, तो अलाइनमेंट चेंज करने से बॉर्डर की लुक में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, अगर आप
इंडेंट्स को चेंज कर देते हैं तो इंडेंट्स को चेंज करने से जो बॉर्डर की लुक है उसमें ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, ये मेरी राइटिंग आ रही है, मैं इसका इंडेंट चेंज करती हूँ तो उस हिसाब से जो बॉटम बॉर्डर है वो भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पर आपने देखा कि मैंने राइटिंग को सेंटर अलाइन भी किया और साथ ही साथ मैंने इंडेंट्स को भी चेंज किया, तो यहाँ पर भी जो बॉर्डर की लुक है वो चेंज आ रही है। और अगर हम बॉर्डर को आउटसाइड फॉर्म में अप्लाई करना चाहें, यहाँ पर देखें ऑल बॉर्डर अप्लाइड है, यहाँ पर मैंने आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई कर दिया है, तो आउटसाइड बॉर्डर में जो लुक होगी वो कुछ इस तरह से आएगी। अब यहाँ पर भी हमें जो इसके इंडेंट्स हैं उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। जी हाँ जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर ऑल बॉर्डर अप्लाई हुआ है और नीचे हमारे पास यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर जो है वो हमने अप्लाई किया है। और अगर हमने बॉर्डर अप्लाई नहीं करना है तो देन हम इसको यहाँ से नो बॉर्डर कर देंगे, तो इस तरह से बॉर्डर जो है वो रिमूव हो जाएगा। आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा और अपनी कमेंट्स के ज़रिए मुझे अपनी राय भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी किस्म का कोई ट्रबल हो तो आप कमेंट्स ज़रूर किया करें और मुझसे वो पूछ लिया करें। दुआओं में बहुत बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल न्यू लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।